चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई के ऊपर एक जूता एक शू फेंका गया मिड कोर्ट के बीच में. A shoe was thrown at the Chief Justice of India, Justice B R Gavai. What the significance of this? क्या मायने हैं इसके हमारे कंट्री के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है और उन्हें पावर्स दी है सो दैट वो हमारे कंट्रीमैन की राइट्स को डिफेंड कर सकें, राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें. ये हमारे हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट उस इंस्टीट्यूशन में टॉप पे बैठने वाले पर्सन के ऊपर एक जूता फेंका गया. रीज़न क्या था ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता है. वो लॉयर जिसने शू फेंका उसके स्टेटमेंट्स क्या थे ये भी सबको पता है मोस्ट ऑफ द लोगों को. क्यों रिलीजन के नाम पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म बढ़ता जा रहा है ये डेफिनेटली है. एंड इट्स अ वेरी क्लियर थिंग वी कैन ऑल सी दैट extremism is rising on the basis of religion and particularly one religion in India right now, by the way. And I'm not talking about US. वो भी कम नहीं है. इंस्टीट्यूशंस पे हमले हमेशा होते रहे. अक्सर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो या तो कोई साइंटिफिक बेसिस पे जजमेंट्स देते हैं या स्टेटमेंट्स देते हैं या सरकार के खिलाफ होते हैं. 1973 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम तक ऐसा रूल नहीं एक कस्टम था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उसे ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा. बट ड्यू टू अ केस दैट इज केस आनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेजोरिटी से रूल किया था गवर्नमेंट के खिलाफ और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है. उस वक्त पे 4th नंबर पे जो सीनियर मोस्ट जज थे उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था. उनके ऊपर के तीन सीनियर मोस्ट जजेज को इग्नोर करके, साइडलाइन करके. ये फिर उसके बाद इस कस्टम तक सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा वो डाइल्यूट होता चला गया. ठीक है, इस पे भी हम अगर सवाल ना उठाएं तो भी एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट तो ये बनता है. अब रिसेंट केस दीपिका पादुकोण जो अबू धाबी में थी और उनकी एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी. लोगों ने उनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए. क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि वो हिजाब था एंड कुछ लोगों का कहना है कि वो एक अबाया था जो नॉर्मल मॉडेस्ट क्लोथ्स के ऊपर पहनते हैं. एंड उससे वो एक काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है जो मतलब मॉस्क में विजिट करने के लिए एडोर किया जाता है, पहना जाता है. तो चाहे जो भी हो, वो हिजाब हो या अबाया हो, क्या वो एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट होना चाहिए? क्यों अब लोगों को उनके कपड़ों के आधार पे जज किया जाता है, जजमेंट्स पास किए जाते हैं? क्यों उन्हें फ्रीडम नहीं है अपने अकॉर्डिंग ड्रेस कोड फॉलो करने की, वो चाहे जो पहनना चाहें? क्यों अगर हम एक तरफ इंडिया में सबका साथ सबका विकास का नारा प्रमोट करें, स्लोगन प्रमोट करें, तो फिर क्यों कुछ सेक्शंस को टारगेट किया जाता है? वो दलित्स हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, इंक्लूडिंग वीमेन भी, एंड मुस्लिम्स हो. उमर खालिद को अभी तक बिना चार्जशीट के जेल के अंदर क्यों रखा गया? डॉक्टर कफील खान को भी टारगेट किया गया था. अभी रायबरेली का केस जिसमें एक दलित को पीट कर मार डाला गया. क्यों ऐसा हो रहा है? हाथरस का केस बहुत अच्छा नहीं था. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर गुड एट फॉरगेटिंग थिंग्स. तो जल्दी भूल जाते हैं लोग, वायलेंस याद नहीं रहता है उन्हें, अपने घाव भूल जाते हैं वो लोग. क्यों? 1990 से 1990 टू 1996 के बीच में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टी.एन. सेशन, वो अभी तक के सबसे फेमस एंड प्रोमिनेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने मेजर चेंजेस लाए हैं इलेक्शन प्रोसेसेस में. उस टाइम पे भी गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की वजह से 2 एक्स्ट्रा इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था एंड उन्हें पावर्स दी गई थी कि वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर पावर्स रखते हैं.
चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज जस्ट अ फर्स्ट पर्सन, बट अगर इलेक्शन दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ होते हैं तो उनकी रूलिंग को एक रूलिंग माना जाएगा, एक वर्डिक्ट माना जाएगा। ऑल्दो वर्डिक्ट वर्ड सही नहीं है बट ठीक है, एक ऑर्डर माना जाएगा। वाई? ओके, आई एम ऑल्सो नॉट क्वेश्चनिंग द लीगल implications ऑफ दिस, बट स्टिल ये सारे सवाल, ये सारे इंसिडेंट्स क्वेश्चंस क्यों नहीं अराइज करते? अभी रिसेंटली एक प्रोटेस्ट को रिपोर्ट करने के लिए 2 रिपोर्टर्स गए थे। ओके, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द एजेंसी, न्यूज एजेंसी, बट 2 रिपोर्टर्स थे जिसमें से पुलिस ऑफिसर जो भी थे उन्होंने उन दोनों लोगों से उनकी आईडी पूछी, आईडी मांगी। एक फर्स्ट रिपोर्टर जिन्होंने अपनी आईडी दी वो हिंदू कम्युनिटी से थे, उन्हें पुलिस ऑफिसर ने कुछ भी नहीं बोला। दूसरे रिपोर्टर जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे, ऑब्वियसली आईडी पे तो नाम होता ही है, उन्हें पुलिस ले गई कस्टडी में। क्यों? दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, दोनों सेम न्यूज एजेंसी में काम कर रहे हैं, दोनों के पास अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टाइप की आईडी होगी, बट एक को सिर्फ रिलीजन के आधार पे कुछ नहीं बोला जाता है और दूसरे को रिलीजन के ही आधार पे कस्टडी में लिया जाता है। क्यों? ये किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? एंड क्यों इस तरह से हमारी सोशल हार्मनी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों इससे हमारी सोशल हार्मनी, हमारे जो टेनेट्स हैं वो अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं? जिस एडवोकेट ने चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका, उस इंसान को भले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फॉरगिव कर दिया हो, वो उनका एटलीस्ट स्टेटमेंट्स तो यही है कि वो इन चीज़ों से आगे बढ़ गए और वो इन चीज़ों पे पढ़ना नहीं चाहते, लॉन्ग घसीटना नहीं चाहते, ड्रैग नहीं करना चाहते। ठीक है, ये रीज़नेबल है एंड इट शुड बी डन, बिकॉज हम सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को हम टैकल नहीं कर सकते। अगर हम इस तरह से हर छोटे छोटे प्यादों के पीछे हम पढ़ने लगे तो फिर हम बिगर जो गोल्स हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल, क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि जस्टिस इंश्योर कराया जाए? अगर स्टूडेंट्स के ऊपर, सोशल एक्टिविस्ट के ऊपर, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, सेडिशन, इस तरह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, तो इस लॉयर के ऊपर, इस एडवोकेट के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया अभी तक? जवाबदेही किसकी होती है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वो इंडिया की सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है? क्या वो थ्रेटन नहीं कर रहा है? वाई? अगर इस तरह के वायलेंट एक्ट्स होते रहे तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है? हिंदी इम्पोजिशन, 3 लैंग्वेज पॉलिसी अगर स्टेट्स नहीं चाहते तो फिर उन्हें क्यों इम्पोज किया जा रहा है? हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, स्टिल क्यों इसे बनाने की कोशिश की जा रही है? कौन जवाब देगा? एंड कौन प्रोटेक्ट करेगा उन लोगों के राइट्स को जो अफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली? क्यों इंडिया इतना इंटॉलरेंट होता जा रहा है, जो एक ऐसी कंट्री थी जो मोस्ट टॉलरेंट, पीस की प्रमोटर थी? हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ बीन द प्रमोटर ऑफ पीस, हार्मनी। अभी क्यों अफेक्टेड हो रही है चीज़ें? थिंक अबाउट इट।